कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के अंडर आप 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक का फार्म लगा सकते हो। तो जब आपने अपना सोलर फार्म लगा लिया, आपने इन्वर्टर लगा लिया, आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा लिया 33 या फिर 11 किसी भी केवी का, अब आपको वो सप्लाई देनी है डिस्कॉम को। अब डिस्कॉम के सब स्टेशन तक आपको ट्रांसमिशन लाइन भी खींचनी है। वो ट्रांसमिशन लाइन खींचने की जिम्मेदारी होती है आपकी। कई बारी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एक लैंड पीस आ रहा है बीच में और वो किसी का प्राइवेट लैंड है। अगर आप वहां से लाइन ले जाओ तो आपकी केबल बहुत बचेगी, इंस्टेड ऑफ कि आप रोड से वो लाइन लेकर जाओ। उस केस में आपको उसके साथ में बैठना पड़ेगा, एक म्यूचुअल कंसेंट पे आना पड़ेगा, उसको कुछ आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे एक और हिडन कॉस्ट आता है, वो आता है इन्वर्टर का। जनरली स्ट्रिंग इन्वर्टर्स की लाइफ 12 से 15 साल होती है, तो आपका जो 25 साल का टेन्योर है, स्ट्रिंग इन्वर्टर आपका एक बारी तो इस टेन्योर में बदलेगा। तो इन सारे हिडन फैक्टर्स को काउंट करते हुए जो एक एक्चुअल आरओआई निकलता है 3.5 रुपए यूनिट पे, वो आपका आएगा। आप लोगों को इस समय पे 3.5 रुपए कम लग रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कम मिल रही है, तो पीएम कुसुम योजना में कई जगह पे बिडिंग भी होती है। वहां पे कई बिडर्स ने, मैं आपको बताना चाहूंगा, एज लो एज 2.42 पर यूनिट, 2 रुपए 44 पैसे या फिर 42 पैसे पर यूनिट भरा है, और ये है एमपी का। और कमर्शियल फार्म्स की तो मैं यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा, जिसमें बिडिंग 2.15 तक जाती है। यहां तक मेरी बातें सुन के आप सब लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ही बेकार इन्वेस्टमेंट है और ये आरओआई नहीं दे पाएगी। इतना पैसा तो मैं एफडी में लगा दूं, इतना पैसे का मैं गोल्ड खरीद लूं, इतने पैसे मैं रियल एस्टेट में लगा दूं तो मैं ज्यादा पैसे कमा लूंगा। बट यहां पे अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअल में फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट है किन लोगों के लिए। मैंने 4 कैटेगरी ऑफ पीपल बनाई हैं जिनके लिए ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। हमारे पास आने वाले सोलर फार्म की जो रिक्वेस्ट होती हैं, 10 में से 8 रिक्वेस्ट को हमें रिजेक्ट करना पड़ता है। और आज की वीडियो में स्पेसिफिकली इसलिए बना रहा हूं कि आप लोगों के दिमाग में भी है कि हमें अपना एक खुद का सोलर फार्म लगाना है पीएम कुसुम योजना के अंडर, और हम उससे बहुत सारा पैसा आने वाले 25 साल तक कमाना चाहते हैं। तो आपको अपने लैंड की क्या क्या कंडीशंस को देखना है, और अगर आप लैंड लीज आउट करना चाहते हो तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो हम डिटेल में डाइव इन करेंगे। तो देखो, सबसे पहला सवाल होता है कि मैं एक सोलर फार्म लगाना चाहता हूं पीएम कुसुम योजना के अंडर। तो कुसुम योजना के कंपोनेंट ए के अंडर आप 500 किलोवाट से लेके 2 मेगावाट तक का फार्म लगा सकते हो। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है कि अगर आप एक 500 किलोवाट का फार्म लगा रहे हो, ठीक है, और आपके लैंड से सब स्टेशन जहां तक आपको बिजली देनी है वो 2 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा है, तो आपको वो फार्म नहीं लगाना चाहिए। और आपको कौन सा सब स्टेशन देखना है? आपको देखना है 33/11 केवी का सब स्टेशन। 33 केवी मतलब एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी वहां पे आ रही है, और वो सब स्टेशन उसको लोअर वोल्टेज 11 केवी में कन्वर्ट कर रहा है और लोकली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हम उस सब स्टेशन की बात यहां पे कर रहे हैं। तो 500 किलोवाट का जो सोलर फार्म है, अगर आपका फार्म सब स्टेशन के 2 किलोमीटर रेडियस में आ रहा है तो ही आपके लिए फाइनेंशियली वाइबल होगा। मैक्सिमम स्ट्रेच करें तो 3 किलोमीटर, इससे ऊपर अगर आप 500 किलोवाट लगा रहे हो तो आपके लिए फाइनेंशियली वाइबल नहीं होगा। मैं पूरे 25 साल की बात कर रहा हूं और मैंने हर फैक्टर को इसमें इंक्लूड करा है, चाहे तो वो इन्फ्लेशन हो, चाहे तो वो पैनल की डिग्रेडेशन हो, चाहे तो वो आपकी ट्रांसमिशन लाइन की मेंटेनेंस हो, या फिर कर्टेलमेंट आगे समझा दूंगा किसे कहते हैं, बट चाहे तो वो कर्टेलमेंट हो। तो माइन्यूटेस्ट ऑफ द माइन्यूटेस्ट फैक्टर को मैंने इसमें कंसिडर करा है। अब बात करते हैं कि भाई मेरा सिस्टम तो मैं 500 किलोवाट से ज्यादा बड़ा लगाना चाहता हूं। तो अब अगर आप एक 1 मेगावाट का सिस्टम लगा रहे हो, देखो रिकमेंडेड मैं हमेशा बोलूंगा कि आप 2 मेगावाट लगाओ, बट अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी या फिर आपका जो लैंड है वो आपको 1 मेगावाट ही अलाउ कर रहा है, अब कितना लैंड चाहिए वो भी आगे कवर करूंगा, तो आप 1 मेगावाट अगर लगाओगे तो आपको देखना है कि वो आपके सब स्टेशन के 5 किलोमीटर के रेडियस में हो। 1 मेगावाट लगाओ, चाहे 1.5 लगाओ, चाहे 2 लगाओ।
बट अगर वो 5 किलोमीटर से बढ़ रहा है, 6 हो रहा है, 7 हो रहा है, तो ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है। और 5 किलोमीटर एक जनरल लिमिट सेट है डिस्कॉम के हिसाब से भी कि 5 किलोमीटर में ही वो सब स्टेशन होना चाहिए आपके फार्म के। तो अब आपको समझ में आ गया, 500 किलोवाट है तो 2 से 3 किलोमीटर, और अगर 1 मेगावाट से 2 मेगावाट है तो 5 किलोमीटर तक भी आप कंसिडर कर सकते हो। अब आते हैं दूसरी चीज पे, लैंड। एक देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल समझो। पहले मैं 500 किलोवाट का एक एग्जांपल समझाऊंगा। अगर मैं एक 500 किलोवाट लगाता हूं और मैं पैनल यूज करता हूं लेट्स से 590 टॉपकॉन, 590 वाट टॉपकॉन, तो मेरे को कितना स्पेस चाहिए केवल पैनल के लिए? मुझे चाहिए अप्रोक्सीमेट 23,580 स्क्वायर फुट केवल पैनल के लिए। बट खाली पैनल ही नहीं लगाना, मुझे बीच में वॉकवे भी देनी है, पैनल की क्लीनिंग का एक्सेस भी देना है, रोड्स भी बनानी है ताकि जो इक्विपमेंट हैं, पैनल हैं, वो इजीली उस साइट तक पहुंच सके, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक एजम्पशन रहता है कि ये पैनल के साथ में मुझे कितना स्पेस चाहिए? मुझे चाहिए 35,000 से 40,000 स्क्वायर फुट स्पेस चाहिए एक 500 किलोवाट के सोलर फार्म को लगाने के लिए। और अगर मैं बिल्कुल टाइटली पैक करके लगाता हूं तो मैं 30,000 स्क्वायर फुट में भी लगा सकता हूं, बट वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाएगा। और सिस्टम आपको केवल एक पैनल को एक दिन साफ नहीं करना, आपको टेन्योर 25 साल तक साफ करना है। उसमें फिर आपको वाटर की लाइंस भी बिछानी है, केबल ट्रे भी लगानी है, दुनिया भर की चीजें। तो अब आपको 500 किलोवाट का आइडिया हो गया, इसी को मल्टीप्लाई कर लो 2 से 4 से, तो आप 1 मेगावाट 2 मेगावाट की कैलकुलेशन भी निकाल सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं सब स्टेशन पर। तो यहां तक आते आते आपने फिगर आउट कर लिया कि भाई सब स्टेशन भी मेरा पास में है और मेरी कैपेसिटी भी, मेरे पास उतना लैंड है जितने में मेरे को सोलर लगाना है। अब हम आते हैं सब स्टेशन पे। तो देखो, सब स्टेशन होगा 33/11 केवी का, मतलब वहां पे 33 की भी लाइन आ रही है, 11 की भी लाइन आ रही है। अब क्या होता है, डिस्कॉम अपने हिसाब से बताएगा कि उससे आपको जो ट्रांसमिशन चाहिए, मतलब आपसे उसको जो बिजली चाहिए वो उसे 33 केवी में चाहिए या फिर 11 केवी में चाहिए। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर आप 11 केवी की लाइन में दोगे तो आपकी उसमें पोल की कॉस्टिंग, आपकी उसमें वायर की कॉस्टिंग, आपकी उसमें ट्रांसफार्मर की कॉस्टिंग कम लगेगी। बट वहीं अगर आपसे डिस्कॉम कहता है कि मेरे को 33 केवी में दो ये इलेक्ट्रिसिटी, तो आपके ट्रांसफार्मर की कॉस्ट बढ़ेगी, पोल्स की कॉस्ट बढ़ेगी, वायर की कॉस्ट बढ़ेगी, हर चीज की कॉस्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो अगर आपका फार्म साइज 2 मेगावाट का है और आपसे डिस्कॉम कह रहा है कि मेरे को भाई 33 केवी की लाइन में दो, तब आप फिजिबिलिटी निकाल लोगे। बट वहां पे ही आपका अगर 500 किलोवाट का है फार्म साइज और डिस्कॉम आपसे बोल दे कि भाई मेरे को 33 किलोवाट में दो, तो जो कॉस्टिंग होगी 33 किलोवाट के स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, वायर्स की, पोल्स की, ट्रांसमिशन लाइन की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। मगर यहाँ पे डिस्कॉम की साइड से कहानी इतनी सिंपल नहीं है। मैंने आपको डिस्टेंस बताया था कि भाई अगर आपका फार्म 2 किलोमीटर या फिर 5 किलोमीटर में है तो किस किस को लगाना चाहिए, किसको नहीं। अब आपको उसका लॉजिकल रीजन समझाता हूं। तो जब आपने अपना सोलर फार्म लगा लिया, आपने इन्वर्टर लगा लिया, आपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा लिया 33 या फिर 11 किसी भी केवी का, अब आपको वो सप्लाई देनी है डिस्कॉम को। अब डिस्कॉम के सब स्टेशन तक आपको ट्रांसमिशन लाइन भी खींचनी है। वो ट्रांसमिशन लाइन खींचने की जिम्मेदारी होती है आपकी एज अ डेवलपर। अब इसके अंदर प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले आपको एक रूट सर्वे करना है कि मेरी लाइन जाएगी कहां कहां से। ज्यादातर आप कंसिडर करोगे गवर्नमेंट लैंड या फिर सड़क के किनारे कोई कैनाल जा रही है, उसके साथ साथ मेरी लाइन जो हाई टेंशन वायर्स हैं वो कहां से जाएंगी। कई बारी आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि एक लैंड पीस आ रहा है बीच में और वो किसी का प्राइवेट लैंड है, अगर आप वहां से लाइन ले जाओ तो आपकी केबल बहुत बचेगी, इंस्टेड ऑफ कि आप रोड से वो लाइन लेकर जाओ। उस केस में आपको उसके साथ में बैठना पड़ेगा, एक म्यूचुअल कंसेंट पे आना पड़ेगा, उसको कुछ आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। तो अब फॉर एग्जांपल आपने अपना रूट फाइनलाइज कर लिया, उसके बाद में आपको डिस्कॉम से अप्रूवल लेना है। जहाँ डिस्कॉम का इंस्पेक्टर आएगा वो इंस्पेक्ट करेगा और आपको बताएगा कि 33 केवी की लाइन में चाहिए या फिर 11 केवी की लाइन में चाहिए। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लेनी है, जिसमें कि आपका तहसीलदार आएगा, वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको परमिशन देगा कि हाँ भाई आप ये लाइन खींच सकते हो। और उसके बाद में इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन चालू होगा, जो कि डिस्कॉम का कोई भी अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर आपसे पैसे लेगा और इसको काम को करेगा। अब वो कॉन्ट्रैक्टर कितने पैसे लेगा, क्या उसकी कॉस्टिंग होगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आगे। अब अगर बात करी जाए एक एक कंपोनेंट का, मैं आपको कॉस्ट ब्रेकअप बताता हूं।
जैसे सबसे पहला कंपोनेंट आता है आपका सोलर लगाना, जिसमें कि आपका स्ट्रक्चर होगा जिस पे सोलर लगेगा, वो जीआई का होगा, पाइप का होगा, वो वेरी करता है, बट मैं आपको एक अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट का आइडिया दूंगा। उसके बाद में आपके सोलर पैनल होंगे, डीसी वायरिंग होगी, केबलिंग होगी, केबल ट्रे लगेगी, अर्थिंग होगी, लाइटनिंग अरेस्टर लगेंगे। इन सब चीज़ों का एक कंसोलिडेटेड 1 मेगावाट का खर्चा आएगा 4 करोड़ 20 लाख रुपए का, मोटा मोटा 42,000 पर किलोवाट यहाँ पे हमने रेट लिया है। तो अगर बात करी जाए यहाँ पे ट्रांसफार्मर के रेट की, तो अगर आप एक 11 केवीए का ट्रांसफार्मर ले रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको 18 से 25 लाख का पड़ जाएगा। और वहीं 33 केवी का ट्रांसफार्मर आपको 30 से 40 लाख रुपए का पड़ेगा। तो यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन में हम एक 1 मेगावाट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर और एचटी यार्ड का कॉस्टिंग लिया है 50 लाख रुपए। अब हम बात करते हैं कि एक इवैक्यूएशन लाइन भी हमें बनानी होगी। तो इवैक्यूएशन लाइन कहीं ना कहीं 12 से 20 लाख रुपए की रेंज में चलेगी, डिपेंडिंग अपॉन के 11 केवी है कि 33 केवी। तो हमने 1 मेगावाट के लिए 33 केवी की लाइन ली है, जिसकी हमने 5 किलोमीटर का रन लिया है 70 लाख रुपए। और ये जो मैं कह रहा हूँ 12 से 20 लाख रुपए ये पर किलोमीटर का रेट है, जिसमें कि पोल्स भी होंगे, वायरिंग भी होगी, मैन पावर भी लगेगी, हर चीज। अब इसके बाद में बात करते हैं बाउंड्री वॉल की। आप अपना सोलर फार्म ओपन खेत में नहीं लगा सकते, इवन तो खेती तो आप ओपन खेत में कर लोगे। यहाँ पे अगर आप एक चेन लिंक बाउंड्री वॉल लगाते हो, चेन लिंक बाउंड्री वॉल जिसमें कि एक जाली लगी हुई होती है, तो वो आपको 15-1 लाख रुपए की पड़ेगी 1 मेगावाट के सिस्टम के लिए। बट वहीं अगर आप एक ब्रिक वॉल खिंचवाते हो तो वो कहीं ना कहीं आपको जाके 40 लाख रुपए के आसपास पड़ेगी। अब इसके बाद में आप इंटरनल रोड भी बनवाओगे, क्योंकि वहां पे आपका सामान आने जाने का व्यवस्था होनी चाहिए। अगर फार्म के अंदर तक जाना है, कोई सामान, कोई पैनल खराब हो गया, वो सब चीज़ों के लिए वो अप्रॉक्सीमेट आपको 5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। इसके बाद में आपको एक वाटर सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा मॉड्यूल क्लीनिंग के लिए, जिसमें कि आपके पाइप्स होंगे, प्रेशर वॉशर्स होंगे और भी सब चीज़ें होंगी, वाटर टैंक्स होंगे, बोरवेल होगा, तो वो अप्रॉक्सीमेट आपका 5 लाख का खर्चा आएगा। अब इसके बाद में आप इसकी सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए स्काडा सिस्टम को लगाओगे, या फिर कोई भी बहुत सारे सिस्टम्स है मार्केट में, जिससे कि आप सिम बेस्ड, यहाँ पे एक सिम कार्ड लग जाएगा, आप रिमोट मॉनिटरिंग अपने फार्म की कर सकते हो। उसके लिए आपको एडिशनल 5 लाख रुपए खर्चने होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे चार्जेस जो डिस्कॉम स्पेसिफिकेशंस के लिए होते हैं, कि डिस्कॉम ने गाइडलाइंस करी हैं, जिसमें कि आपका एबीटी मीटर चार्जेस होता है, चेक मीटर चार्जेस होता है, सीटीपीटी सेट होते हैं, प्रोटेक्शन रिलेज होती हैं, और इसी के अंदर हम ऐड कर देते हैं मीटर रूम, जहां पे आपके मीटर लगेंगे, उसका सिविल वर्क। तो ये अप्रॉक्सीमेट मोटा मोटा 8 लाख रुपए का कॉस्ट आता है। अब यहाँ पे एक और हिडन कॉस्ट आता है, वो आता है इन्वर्टर का। जनरली स्ट्रिंग इन्वर्टर्स की लाइफ 12 से 15 साल होती है, तो आपका जो 25 साल का टेन्योर है, स्ट्रिंग इन्वर्टर आपका एक बारी तो इस टेन्योर में बदलेगा, जिसकी कॉस्टिंग आपको अप्रॉक्सीमेट पड़ेगी 25 लाख रुपए की। तो अब ये सारी कॉस्टिंग का टोटल बैठता है 6 करोड़ 43 लाख रुपीस। ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट जाएगा एक 1 मेगावाट के फार्म को एस्टैब्लिश करने में और उसको डिस्कॉम के साथ ग्रिड में कनेक्ट करने में। अब जब आपका 1 मेगावाट का फार्म बन गया है और 25 साल के लिए आपका पीपीए एग्रीमेंट हो गया है, जो कि हम कंसिडर करते हैं कि 3.5 रुपए पर यूनिट पे आपका हुआ होगा। अब मैं बात करता हूं नंबर्स की कि मेरा आरओआई कब और कितने दिन में आएगा। अगर आपको डिस्कॉम 3.5 रुपए देगा तो ऑन पेपर आप कैलकुलेटिव वे में 8 साल में आरओआई आप निकाल लोगे। बट यहाँ पे आपने इन्फ्लेशन नहीं काउंट करी है, आपने कर्टेलमेंट नहीं काउंट करी है। और कर्टेलमेंट का मतलब होता है कि आपका फार्म तो बिजली सप्लाई कर पा रहा है, बट डिस्कॉम की जो लाइन है, जो ट्रांसमिशन लाइन आपने डिस्कॉम तक खींची है, वो लाइन कहीं से टूट गई है, या फिर उस लाइन में कोई फॉल्ट आ गया है जिसकी वजह से वो बिजली आप डिस्कॉम को नहीं दे पा रहे हो। तो वो जो एनर्जी लॉस होता है उसको बोला जाता है कर्टेलमेंट। तो कर्टेलमेंट की वजह से, पैनल की डिग्रेडेशन की वजह से, तो इन सारे हिडन फैक्टर्स को काउंट करते हुए जो एक एक्चुअल आरओआई निकलता है 3.5 रुपए यूनिट पे, वो आपका आएगा 13 साल के अंदर, 13 ईयर्स। और मैं यहाँ पे आपको एक और चीज भी बता देता हूं कि जो पीपीए एग्रीमेंट में आपकी पर यूनिट की वैल्यू होती है, जो 3.5 रुपए थी, वो 25 साल के लिए लॉक हो जाती है। तो 25 साल बाद वही 3.5 रुपए इन्फ्लेशन काउंट करते हुए, महंगाई दर काउंट करते हुए 1 रुपया 20 पैसे ही रह जाएंगे। तो टेक्निकली पैसे की वैल्यू हर 12 साल में हाफ हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से। मगर अगर आप लोगों को इस समय पे 3.5 रुपए
कम लग रहे हैं पर यूनिट कॉस्ट, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कम मिल रही है, तो पीएम कुसुम योजना में कई जगह पे बिडिंग भी होती है। वहां पे कई बिडर्स ने, मैं आपको बताना चाहूंगा, एज लो एज 2.42 पर यूनिट, ₹2.44 या फिर 42 पैसे पर यूनिट भरा है। और ये है एमपी का। और कमर्शियल फार्म्स की तो मैं यहां पे बात ही नहीं कर रहा, जिसमें बिडिंग 2.15 तक जाती है। खैर, एक और मिथ मैं यहां पे तोड़ दूं कि अगर जो लोग सोच रहे हैं कि इस पे सब्सिडी है, तो गवर्नमेंट की साइड से पीएम कुसुम कंपोनेंट ए पे कोई भी अपफ्रंट सब्सिडी नहीं है। यहां तक मेरी बातें सुन के आप सब लोगों को लग रहा होगा कि ये बहुत ही बेकार इन्वेस्टमेंट है और ये आरओआई नहीं दे पाएगी। इतना पैसा तो मैं एफडी में लगा दूं, इतना पैसे का मैं गोल्ड खरीद लूं, इतने पैसे मैं रियल एस्टेट में लगा दूं तो मैं ज्यादा पैसे कमा लूंगा। बट यहां पे अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्चुअल में फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट है किन लोगों के लिए। मैंने 4 कैटेगरी ऑफ पीपल बनाई हैं जिनके लिए ये बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले है एचएनआई, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके पास में पैसा बहुत है, सरप्लस कैश है, और वो सरप्लस कैश से अपने लिए एक मंथली अर्निंग का सोर्स डेवलप करना चाहते हैं। जिनका पैसा ऑलरेडी रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है, गोल्ड में इन्वेस्टेड है, दे आर लुकिंग फॉर अ इन्वेस्टमेंट जिससे कि उनको मंथली रिटर्न आता रहे। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। सेकंड आता है ऐसे बिजनेस जिन पे सरप्लस कैश बहुत पड़ा हुआ है, तो वो सरप्लस कैश को इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड देन एक फिक्स्ड एंड रिकरिंग मंथली इनकम अपने लिए बना सकते हैं। तीसरा आता है इन्वेस्टर्स जो कि लेवरेज समझते हैं। कभी भी आप एक सोलर फार्म लगाओगे, आप उसमें 70% तक लोन ले सकते हो, और अगर आप 70% तक लोन लेते हो 9% इंटरेस्ट रेट के साथ में, तो आप उस लोन को 7 से 8 साल में पूरा चुका दोगे और उसके बाद में वो सिस्टम टेक्निकली आपका हो जाएगा, आप उसे ओन करोगे। तो यहां पे समझो सोलर बहुत पावरफुल इन्वेस्टमेंट और पावरफुल बन जाता है अगर उसके अंदर हम डेप्थ को इन्वॉल्व कर दें। अब आते हैं चौथे लोग, जो आप सब लोग हैं जो मेजरली मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कि ऐसे लोग जिनके पास में लैंड तो है मगर वो उस लैंड का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो लोग भी इस तरीके के पीएम कुसुम योजना के सोलर फार्म के लिए जा सकते हैं। देखो दोस्तों, मैंने इस वाली वीडियो में जितना मैं डिटेल में इस चीज को कवर कर सकता था उतना डिटेल में करने की कोशिश करी है। बट इसके बाद में भी आप अगर एक प्रोसेस जानना चाहते हो कि किस तरीके से स्टार्ट करा जाए, मैंने ये सारे फैक्टर्स समझ लिए, मेरा लैंड एकदम सूटेबल है, अब मेरे लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो अगर आप वो जानना चाहते हो तो हम इस पे प्रोसेस का, पूरे प्रोसेस का एक डिटेल्ड वीडियो बना देंगे कि किस तरीके से डिस्कॉम लिस्ट निकालता है, किस तरीके से बिडिंग प्रोसेस होता है, बिडिंग प्रोसेस में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके बाद में आप डेवलपर कैसे ढूंढ सकते हो जो आपके फार्म पे सोलर लगाएगा, सब चीजें उसका मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी, और इसके साथ साथ इस वाली वीडियो के शुरुआत में ही मैंने बोल दिया था कि 500 किलोवाट वाले लोगों के लिए ये सोलर फार्म क्यों फिजिबल नहीं है। अगर आपको 500 किलोवाट वाले का डिटेल्ड एनालिसिस, कॉस्ट कैलकुलेशन देखना चाहते हो तो मैंने वो ऑलरेडी बना रखा है, वो वाली वीडियो का लिंक यहाँ पे आ रहा होगा, आप अभी के अभी क्लिक करके देख सकते हो।